तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दोनों ही मेहमानों के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये हवा जहरीली सिर्फ हमारे लिए है, ये हवा जहरीली इन मंत्रियों के लिए भी है, राष्ट्रपति के लिए भी है, प्रधानमंत्री के लिए भी है, हर उस निवासी के लिए है जो दिल्ली एनसीआर के इलाके में रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, किसी तारुफ के मोहताज तो आप हैं नहीं, और गुरमीत जी आपका भी कि आपने आज जी न्यूज़ के लिए समय निकाला। तो अब मैं सवाल शुरुआत करूंगी और बिल्कुल समय ज़ाया नहीं करूंगी। गोपाल जी और गुरमीत जी, आपसे सवाल मेरा यही है कि आज जब मैं, आप लोग माइक ले लीजिए प्लीज। तो मेरा आप दोनों ही नेताओं से, दोनों ही अपनी अपनी सरकार में मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, तो मेरा पहला सवाल यही है कि आज जैसे ही सुबह मैं उठी और मैंने अपना फ़ोन खोला और उसमें मैंने AQI चेक किया तो वो 376 था। मेरा सवाल आपसे, कौन जिम्मेदार? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर काफ़ी जिम्मेदार लोग बैठे हैं। आमतौर पर टीवी डिबेट में अलग तरह से चर्चा होती है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये जो प्रदूषण है उसका कारण क्या है, क्योंकि जिम्मेदारी उसके बाद आती है। ठीक है। एक चीज़ आमतौर पर मैं टेलीविज़न चैनलों में देखता हूँ, अखबारों में देखता हूँ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ये सरकार वो सरकार। पहली बात कि जलवायु परिवर्तन पूरे दुनिया में हो रहा है, भारत के अंदर भी उसका काफ़ी प्रभाव है, और उत्तर भारत का जो अब तक जितना रिसर्च हुआ है, उत्तर भारत में लगभग 250 किलोमीटर के रेंज में एयर शेड है। हवाएं राज्य की बाउंड्री को नहीं मानती, इसलिए उत्तर भारत का जो ये 250 किलोमीटर के रेंज का जो एयर शेड है, इसमें कहीं भी कोई भी गतिविधि होती है उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। इसलिए उत्तर भारत के हम सारे लोग जो अपने जिंदगी को संचालित करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, उनमें से हम प्रदूषण पैदा करते हैं। खास तौर से अगर हम देखें तो 365 दिनों में से दिल्ली के अंदर और उत्तर भारत के अंदर दो हिस्से में प्रदूषण को बांटा जाता है। एक इन सर्दियों के मौसम में जो 1-1.5 महीने का पोल्यूशन है, और दूसरा 365 दिनों का जो पोल्यूशन है। इन सर्दियों में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, जो हमारे आंख के सामने दिखता है, हमें महसूस होता है, चुभन होती है, उसमें मुख्य तौर पर जो कारक हैं वो 5 कारक हैं, 5 जिम्मेदार फोर्सेज हैं। एक है धूल, दूसरा है धुआं, तीसरा जो है जो इस तरह के तमाम पटाखे, जैसे छोटे छोटे जो पटाखे की जो गतिविधियां होती हैं त्योहारों पर, तो अगर इसको हम देखें तो गाड़ियों का पोल्यूशन है, व्हीकल पोल्यूशन, दूसरा डस्ट पोल्यूशन है, तीसरा बायोमास बर्निंग हम उसे बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, उसमें पराली का जलना भी आता है, और जो छोटे छोटे आग लगती है जगह जगह, उसका भी धुआं इसमें जो है, इसमें हमारे वायुमंडल में फैलता है। तो अगर हम देखें तो व्हीकल पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन, उसको हम 2 भागों में, 3 भागों में, पटाखों का पोल्यूशन, पराली का पोल्यूशन और बायोमास बर्निंग, ये 3 फैक्टर हैं। लेकिन इसमें दिल्ली क्यों इतना परेशान होती है, ये हर आदमी मुझसे पूछता है कि आखिर दिल्ली इतना परेशान क्यों होती है, चारों तरफ इतना परेशानी क्यों नहीं होती है। दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है, जो अब तक रिसर्च निकल करके आया है, जिस अरावली के पहाड़ी पर दिल्ली बसी, उसका जो टेम्परेचर है रेदर देन उत्तर भारत के अन्य हिस्सों से थोड़ा सा ज्यादा है। तो जैसे अगर आप देखते होंगे जब हम गाड़ी चलाते हैं सर्दियों में, तो हम अंदर जब हीटर चालू कर देते हैं तो आपके शीशे पर एक फॉग जम जाता है। अब उसके लिए हवा चाहिए, आप शीशा या तो खोलते हो या हीटर बंद करते हो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली की जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, इस सर्दियों में जब टेम्परेचर डाउन जाता है, रेदर देन उत्तर भारत के अन्य हिस्सों की अपेक्षा यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है। तो चारों तरफ से जो पोल्यूशन का जो गतिविधियां चलती हैं, यहाँ पर एक स्मॉग छाता है, और वो स्मॉग क्या करता है, वायुमंडल में जितनी गैसें जानी चाहिए उसको वो नीचे सतह पे लाता है, और वो हमें झेलनी पड़ती हैं।
तो अगर आप देखोगे तो ये मुख्य कारक हैं, मुख्य जिम्मेदार फोर्सेज हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन हमारा कम है दिल्ली का। दिल्ली का कंट्रीब्यूशन अभी सीएससी ने पिछले 2 साल पहले सर्दियों के इस नवंबर के महीने के एनालिसिस की थी। 31% दिल्ली के सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन है और 69% हम पूरे एनसीआर का कंट्रीब्यूशन है। गुरमीत जी, सवाल आपसे है, क्या पंजाब जिम्मेदार, क्योंकि यही सुनते आए हैं कि पराली जो है वो सबसे ज्यादा पंजाब में जलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है और पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया है कि 6 जिलों में एक भी पराली जलाने की घटना नहीं हुई है, लेकिन पिछले दिनों में इतनी हो चुकी है और बाकी बचे जिलों में इतनी हो रही है कि दिल्ली एनसीआर जो है वो धुआं धुआं हो गया है। तो क्या आप इस जिम्मेदारी को लेते हैं, क्योंकि आप कृषि मंत्री भी हैं? सब तो पहला साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। पंजाब ਦੇ ਲੋਕ, मैं पंजाबी बोलूँ जी। बिल्कुल बोलिए। पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। थोड़ा हिंदी मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि मेरे दर्शकों के लिए पूरी पंजाबी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और टीवी पे आपको इस समय लाखों लोग देख रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ट्रांसलेशन कर दो बाद से। पावन गुरु पानी पिता माता धरत महत। गुरु नानक देव जी ने इस हवा ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੂਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਅਨਾਜ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ। 21% ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ मैं इसीलिए गुरमीत जी इसी सवाल पे आना चाहती हूं। कुछ साल पहला ज़्यादा ये समस्या सी। मेरे को ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ 21 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ 70,711 ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ 2022 ਚ 2022 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰ ਐਤਕੀ 2023 ਅਸੀਂ 35,000 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 30% ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਲਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਫੇਸ ਸੀਡਰ, ਹੈਫੀ ਸੀਡਰ ਔਰ ਮਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 200 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੇਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰਾਲੀ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ टन बिच। गुरमीत जी, सवाल इसीलिए आता है
कि आप ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में भी पराली जलाई जाती है, काफ़ी कमी आई है, आपने परसेंटेज भी बताया। मेरा सवाल आपसे ये कि किसानों की मजबूरी को समझा जा सकता है, गोपाल राय जी भी मुझसे सहमत होंगे, यहाँ बैठे दर्शक भी, किसानों की मजबूरी को समझा जा सकता है इस रूप में कि उनको एक फसल के बाद दूसरी फसल के लिए खेत को जल्दी तैयार करना होता है और पराली हटाने के में उनको बेहद खर्चा भी आएगा, समय भी लगेगा। तो क्या सरकार ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई अरेंजमेंट उन किसानों के लिए नहीं कर सकती है कि उनकी पराली जल्दी से जल्दी हट जाए, आप कहीं स्टोर कर लें और उसका किसानों को मुक्ति मिल जाए? अरविंद केजरीवाल ने केमिकल का जिक्र किया था, तो फिर पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस केमिकल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? देखिए, वो केमिकल नहीं है, पहली बात तो ये देख लें। वो बायो डीकम्पोजर है जो ऑर्गेनिक तरीके से वो गलाता है। दिल्ली के अंदर पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके हम लोगों ने दिल्ली में उसका एक्सपेरिमेंट किया। दिल्ली के अंदर अभी आज की तारीख में 4000 एकड़ में उसका छिड़काव हो रहा है, हम हर साल यहाँ यूज करते हैं। पंजाब के साथ जो दिक्कत हो रही है, पंजाब के जो हमारे पहले कृषि मंत्री थे, पंजाब के जो वहाँ के अधिकारी थे, और पूसा के साथ हमने ज्वाइंट मीटिंग की थी पिछली साल ही कि इसका पंजाब में कैसे उपयोग किया जाए। अभी पूसा के साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं, टाइमिंग का गैप आ रहा है, मेन जो वहाँ दिक्कत हो रही है। जो पूसा का बायो डीकम्पोजर है वो पराली को गलाने में उसे कम से कम 18 से 20 दिन लगते हैं, और किसान उतना इंतजार और नहीं कर पंजाब सकते। का जो पंजाब के अंदर चूंकि पानी का संकट बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो फसल के बुआई का जो समय है वो पंजाब में थोड़ा आगे बढ़ाया गया। और जब पंजाब में आगे बढ़ाया गया, उसके लिए दिक्कत क्या है कि किसान को खेत में कटाई करनी है और फिर तुरंत उसे बुआई करनी है, उसके पास ये समय नहीं है। तो अभी पूसा इंस्टीट्यूट इस पे काम कर रहा है कि अगर वो 20 दिन की जगह अगर 10 दिन में अगर पराली गलाने के लिए अगर बायो डीकम्पोजर तैयार हो जाता है तो मेरे ख्याल से ये पंजाब के लिए वरदान साबित होगा। उसमें इतनी ताकत तो है। दिल्ली में तो हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, और न सिर्फ पराली गल रही है बल्कि जहां भी बायो डीकम्पोजर का उपयोग किसान कर रहा है, हम सरकार की तरफ से छिड़काव करते हैं, निःशुल्क छिड़काव करते हैं, किसान को पैसा नहीं लेते, सारा हर खेत में हम छिड़काव करते हैं। लेकिन अगर वो 20 दिन का समय 10 दिन अगर हो जाता है तो एक तो उसकी उपजाऊ खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है और दूसरा पराली से मुक्ति मिल रही है। तो इस पर रिसर्च कर रहे हैं लोग। अब तो आप एक ही पार्टी है, आप मदद कीजिए पंजाब सरकार की। आप पहले समझने की कोशिश करिए। पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रदूषण की समस्या ये पार्टियों की समस्या नहीं है। पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर आदमी को समझाने की। ये बात क्या है कि जो रिसर्च है वो पूसा इंस्टीट्यूट कर रहा है। ठीक है। पराली अगर 10 दिन के गलाने की उनके पास अभी क्षमता है बायो डीकम्पोजर की 20 दिन की, तो उसको 10 दिन ना दिल्ली सरकार कर सकती है ना केंद्र, कोई नहीं कर सकता, वो साइंटिस्ट कर सकता है। साइंटिस्टों से हमने मीटिंग करके निवेदन किया है, उस पर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं लोग, और शायद हमें कामयाबी मिल जाए। अगर उसकी अवधि कम हो जाती है तो निश्चित रूप से पंजाब के लिए वरदान होगा। जैसे दिल्ली में हम 1 पैसा किसान से नहीं लेते, हर खेत में हम छिड़काव कराते हैं, पंजाब में भी हम करा सकते हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड का गैप जब तक है तब तक अभी उतना प्रभावी नहीं है जितना हम दिल्ली में प्रभावी हो पा रहे हैं। आपका पिछले दिनों एक बयान सामने आया और विपक्ष ने, आप दिल्ली सरकार में है, बीजेपी और कांग्रेस ने आपके ऊपर जमकर हमला बोला, और ये सवाल मेरा भी है, गोपाल राय जी के पास ऐसा कौन सा मीटर मौजूद है जो ये बता रहा है कि ये पराली का धुआं पंजाब से कम और हरियाणा से ज्यादा आ रहा है? पहली बात, क्योंकि पंजाब में अभी तक आतिशी ये कहती थी 2019 तक कि पंजाब में पराली जल रही है, अब क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई इसलिए ये धुआं हरियाणा से ज्यादा बढ़ गया। देखिए, पहली बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और पूरे हमारे जितने यहाँ साथी मित्र हैं, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली का पोल्यूशन केवल दिल्ली का नहीं है, 5 राज्यों पूरे उत्तर भारत का है। मैं विनम्रता से बात कहता हूं, पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण है। दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है और हम 24 घंटे उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे आसपास केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, वो जिम्मेदारी से बच नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी के पास एक फार्मूला है, सुबह एक बयान जारी करो प्रदूषण कम हो जाता है, उसके अलावा न तो पूरे साल भर की बात छोड़ दीजिए, 2 महीने से प्रदूषण का प्रहार पूरे उत्तर भारत में है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एक बयान जारी किया क्या? उन्होंने कुछ बताया क्या कि पूरे 10 साल में केंद्र सरकार ने क्या किया प्रदूषण को कम करने के लिए? उत्तर भारत छोटा राज्य, छोटा एरिया तो नहीं है, पूरा उत्तर भारत प्रदूषण के चपेट में है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री चुप है। उत्तर प्रदेश का पर्यावरण मंत्री चुप है, कोई सवाल नहीं पूछता। हरियाणा का पर्यावरण मंत्री कौन है, किसी को पता भी नहीं है। राजस्थान का पर्यावरण मंत्री कौन है, किसी को पता भी नहीं है। क्या कर रहे हैं सारे? इस पैनल के बाद उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री भी, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे साथ होंगे और हरियाणा के मंत्री भी होंगे। मैं उनसे पूछिएगा, जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो मैं जरूर क्या कह रहा हूं, जाएगा। मैं ये बात कहना चाहता हूं, देखिए दिल्ली के अंदर हम काम कर रहे हैं और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ये मैंने कई बार कहा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से भी मैंने निवेदन किया कि आप ज्वाइंट मीटिंग बुलाइए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ज्वाइंट मीटिंग बुलाने तक को तैयार नहीं होते हैं। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब की समस्या पराली की पहले भी थी, जैसा मैंने कहा, व्हीकल पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, पराली का पोल्यूशन, पटाखों का पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग, ये 5 कारण होते हैं जो ठंड के मौसम में प्रदूषण के स्तर को बढ़ाते हैं। उसमें से एक पराली है, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, 1 साल में 10 साल में जो पंजाब की सरकार काम नहीं कर पाई, 1 साल के अंदर 50% से ज्यादा पराली जलने की घटना पंजाब सरकार ने कम किया है। और हम इस जद्दोजहद में हैं कि 50% को भी कम करेंगे। दिल्ली के अंदर भी हमने काम किया। हम क्या कहते हैं एनसीआर के राज्यों से, भाई आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, दिल्ली जितना कर रही है उतना तो कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली के अंदर सारी सीएनजी की बसें चलती हैं। दिल्ली में आज की तारीख में 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस सड़क पे चल रही है। मैं गोपाल नहीं, पहले मेरी बात सुन लो, आपकी बात आऊंगा मैं। दिल्ली में अगर सीएनजी की बस चल सकती है, इलेक्ट्रिक बस चलती है, तो उत्तर प्रदेश हरियाणा में क्यों नहीं चल सकती है? पूरे एनसीआर में डीजल की बस घूम रही है, BS3 BS4 की। कौन जिम्मेदार है? आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली की गारंटी हम करते हैं, हम खरीदते हैं। एनसीआर के अंदर जनरेटर सेट पे आज भी गुड़गांव के अंदर पूरी कॉलोनी चल रही है। दिल्ली के अंदर आप याद करो, 10 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं थी, शाम होते होते सारे दिल्ली के मार्केट में, सरोजनी नगर मार्केट चले जाओ, करोल बाग मार्केट चले जाओ, धुआं जनरेटर का होता था। आज दिल्ली में जनरेटर नहीं चलता डीजल का। 24/7 बिजली की गारंटी किए हैं। ठीक है गोपाल नहीं, अभी नहीं ठीक है, अभी और सुन लो पहले। तीसरी बात है, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी, 20% ग्रीन बेल्ट था, आज 23% से ज्यादा ग्रीन बेल्ट दिल्ली काम ने किया है। दिल्ली के अंदर जितनी भी पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी, देश का पहला राज्य है, 100% हमने पोल्यूटेड इंडस्ट्री को जो है नेचुरल गैस में चेंज कर दिया। मैं इसीलिए मैं आपके अच्छे किए हुए कामों से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही। अभी एक लाइन और, जो काम हम दिल्ली में कर रहे हैं वो एनसीआर में दूसरे राज्य की सरकारें क्यों नहीं कर सकती और कौन उनका जिम्मेदार है? ठीक है, तो आप बतौर आम आदमी पार्टी के मंत्री दिल्ली के बड़ा सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली सरकार इतना काम कर सकती है तो जो आसपास के राज्य हैं जिसमें आप कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है वो नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है? ये बड़ा सवाल हम अगले सेशन में उठाएंगे। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय क्योंकि सुनवाई चल रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई जो छोटे किसान हैं, जस्टिस कौल इस समय सुनवाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो छोटे किसान हैं क्यों नहीं सरकार कोई ऐसी योजना बनाती कि उनको कुछ फायदा हो पराली देने का। जैसे मैं छत्तीसगढ़ सरकार का जिक्र यहां पर करना चाहूंगी। गोबर जो है वो 2 रुपए किलो में खरीदा जाता है, तो अब जो गोबर से फैलने वाली गंदगी थी उससे निजात मिली है छत्तीसगढ़ को बहुत हद तक, ऐसा सरकार दावा करती है। तो क्या आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप दोनों आम आदमी पार्टी से हैं, क्या आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई प्लान है जिससे किसानों को फायदा मिले पराली देने का और इस मुसीबत से सबको निजात मिले? और दोनों से मैं इस जवाब चाहूंगी। पंजाब का ही प्लान है वो। पिछले साल ही पंजाब सरकार ने ये प्लान बनाया, क्योंकि एक है कि पराली पैदा ही ना हो, उसके लिए भी वहां सरकार काम कर रही है। लेकिन जो पराली पैदा होती है किसान, उसको खत्म कैसे किया जाए? किसानों के सामने समस्या क्या है? केंद्र सरकार करोड़ों रुपए का बजट मशीन खरीदने के लिए दे रही है, लेकिन वो अनसाइंटिफिक है, अनप्रैक्टिकल है। किसानों की समस्या क्या है कि केंद्र सरकार पैसा भी दे रही है, राज्य सरकार पैसा भी दे रही है, लेकिन फिर किसानों को भी उसमें पैसा लगाना पड़ता है 25%। अब एक मध्यम वर्गीय किसान, एक गरीब किसान 25%, मान लो कि अगर 5 लाख की मशीन मिले, 25% कहां से लगाएगा?
पंजाब सरकार ने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कहा कि भाई जो आप पैसा देते हो मशीन के लिए उस पैसे को थोड़ा सा और बढ़ा दो, उसके बाद 50% आप दे दो, 25% पंजाब सरकार देगी और 25% जो है उन्होंने दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट किया। हमारा उसमें रोल नहीं है, कोई केंद्र सरकार और राज्य का मसला है, लेकिन दिल्ली के लोग प्रभावित होते हैं। तो ये फार्मूला पंजाब सरकार ने निकाला कि जो पैसा दिया जाता है उस पैसे को जितने बिना सब किसानों से एक पैसा न लिया जाए, सरकारें उस पैसे को वियर करें और सरकार की तरफ से जो भी पराली उनकी होती है उसके हिसाब से अगर उनको आर्थिक सहयोग दे दिया जाए। किसानों ने भी मांग की कि आर्थिक सहयोग अगर दे दिया जाए तो किसान जो है उसका प्रबंधन कर देंगे। ठीक है, गुरमीत जी बताया कि पंजाब सरकार क्या करने वाली है, क्या, क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये सवाल इसलिए बनता है कि पंजाब सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है, तनख्वाह भी कई बार सरकारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की डिले हुई है। ऐसे में क्या आपके पास बजट है? क्या आप इस तरीके का जो जस्टिस कॉल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि पराली के कुछ पैसे आर्थिक मदद किसानों को देना शुरू कीजिए, क्या आपके पास कोई रोड मैप है? पैसा है आपके पास? पंजाब सरकार ने सेंटर गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ दूसरा तो 350 करोड़ रुपये दे जो मशीनरी है, बेलर वगैरह, वो बड़े जिमीदारां दी, बड़े बड़े लोगों के काम की बात है, पर जिहड़ा छोटा जिमीदार है, छोटा किसान आ, उसके लिए 1500 रुपया दिल्ली सरकार देवे और 700 सेंटर गवर्नमेंट 1500 दे, 700 दिल्ली गवर्नमेंट दे दे, 700 असीं दे देवांगे। तो जिहदे नाल किसान उहदा प्रबंधन कर लूगा, कोई औखी गल नहीं। पर उस वास्ते सेंटर गवर्नमेंट इस गल ते आउंदी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये गल जरूर कह रहे, मानयोग है, पर उन्होंने वो हदायत करनी चाहिए कि वो पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा पाउंदा है। तो जे असी साडा 31 लाख हैक्टेयर जिहड़ा साडी पैड़ी दी बिजाई हुंदी है जी, और मेरा ख्याल हरियाणे 13-14 लाख की हुंदी है, असी 2.5 गुणे ज़्यादा है। तो हरियाणे वाले कहते भी पंजाब वालों धुआं आउंदा है, तो पंजाब इस देश लिए बहुत कुछ करता है। असी बहुत बड़ा प्रबंध किया है और यदि तकरीबन इस बार, पिछले बार जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि 70,000 21 से और 22 49,000 सी ते ऐतकी 35, असी 30% थले ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਆਏ ਆ और अगले बार ਨੂੰ ਇਹ मेरा ख्याल है 70% तक। चलिए, तो बड़ा दावा किसान जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है पंजाब के, वो कह रहे हैं कि 30% अभी हम कमी ला चुके हैं और अगली बार 70%। एक मिनट, मेरे साल 30%, इस साल 50%, अगले साल 70%। एक बार मेरी सुनो जी। हाँ, असी ਜਿਹੜਾ 99% ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਪਛੇਤੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਔਰ 82% ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ गई ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ना। ठीक है, ठीक है। अब मैं गोपाल जी आपके पास आना चाहूँगी और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ और मैं किसानों के बिहाफ पर पूछ रही हूँ, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा उठा है कि किसानों को विलेन बनाया जा रहा है, लेकिन उनका पक्ष सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो इस समय सुनवाई चल रही है, ये वो बड़े पॉइंट्स मेरे सामने आ रहे हैं जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। क्या किसानों को बेवजह विलेन बनाया जा रहा है? पहली बात, किसान विलेन नहीं है, किसान अन्नदाता है। ये पंजाब है, जिस पंजाब ने, हरियाणा ने, जब पूरे देश के अंदर अन्न का संकट हुआ था, इस देश को के संकट से बाहर किया था। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, पूरे जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, वो सब जगह हो रहा है। पंजाब के अंदर हम किसानों को विलेन नहीं बनाते। अभी जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, पिछले एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के सामने पंजाब सरकार ने एफिडेविट लिख के दिया है कि हमें किसानों को उनसे पैसा नहीं लेना चाहिए और सरकार को सारा वियर करना चाहिए। दिल्ली के अंदर तो हम कर रहे हैं, पंजाब के अंदर भी हो सकता है। कह क्या रही है पंजाब सरकार? केवल इतना कह रही है कि केंद्र सरकार जो मशीनों के लिए पैसा देती है उसमें थोड़ा सा और पैसा लगा देगी तो डायरेक्ट बेनिफिट किसान को दिया जा सकता है। पंजाब सरकार पैसा लगाने को तैयार है। बात केवल यह है कि चूंकि पुरानी एक पॉलिसी केंद्र सरकार की है, उसको बदलना नहीं चाहते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पंजाब सरकार ने लगाया है कि इस पॉलिसी को लागू किया जाए कि किसानों को विलेन बनाने की जगह सरकार जिम्मेदारी ले
और पराली को खत्म करने के लिए डायरेक्ट आर्थिक ठीक है। बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, अब आर्थिक मुद्दा आ गया कि आर्थिक बेनिफिट मिलना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जब मैं रिसर्च कर रही थी तो टोक्यो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड शहर था जापान का, और उसमें एनवायरमेंटल ऑर्डिनेंस लाया गया। लगभग 8 अरब रुपए का बजट बनाया गया कि इस समस्या से लड़ना है, और ये ऑर्डिनेंस 2000 में लाया गया। आज हम 2023 में बैठे हैं और उन्होंने बहुत हद तक अपने शहर के पोल्यूशन को कम कर लिया। मैं बीजिंग का जिक्र करना चाहूँगी। उन्होंने चाइना जो है वो $100 बिलियन खर्च कर रहा है इसी पोल्यूशन से लड़ने के लिए, और उन्होंने कहा कि भाई ये एक युद्ध की तरह, वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन। क्या भारत सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, क्या आपने ये वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन की बात सोची है? क्या आपने इतना बड़ा बजट इस समस्या के लिए सोचा है ताकि हम सब लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके? एकदम सही पॉइंट आपने पकड़ा है, लेकिन चूंकि आप दिल्ली में रहती हैं तो जो सारा प्रभाव होता है मीडिया का आपके ऊपर भी रहता है। जापान के अंदर केंद्र की सरकार ने बजट बनाया, चाइना के अंदर चाइना की सरकार ने बजट बनाया। दिल्ली के अंदर क्या है? दिल्ली के अंदर हम इलेक्ट्रिक बस लिए घूम रहे हैं, पैसे से तो आ रही है। दिल्ली के अंदर अगर 24/7 बिजली की गारंटी कर रहे हैं तो पैसे से ही आ रही है। दिल्ली के अंदर जितने हम काम कर रहे हैं पैसा लग रहा है उसमें, लेकिन केंद्र सरकार बजट तो छोड़ दो, उनका मंत्री बोलने को भी तैयार नहीं है, सांस लेने को भी तैयार नहीं है, पत्र का जवाब देने को तैयार नहीं है। तो जब इतना बड़ा अंतर होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? ऐसा लग रहा है, मतलब अगर आप टेलीविजन पे देखोगे, आप चारों तरफ गासिप क्या है कि दिल्ली का पोल्यूशन दिल्ली और पंजाब की वजह से हो रहा है। दिस इज नॉट फैक्ट। ठीक है, मेरा कहना है कि इसका सोल्यूशन है। मैंने जितना काम किया है, दिल्ली के अंदर हमने ऑड इवन लागू किया, दिल्ली के अंदर हम टेक्नोलॉजिकल भी सोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत की समस्या को केंद्र सरकार को नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की जो भी ड्यूटी लगाएगी उससे 10% ज्यादा काम करके हम क्योंकि देंगे। आप मंत्री हैं और मैं इस प्रदेश की नागरिक भी हूं, जर्नलिस्ट जरूर हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ जो यहाँ के लोग हैं वो भी गैर जिम्मेदार हैं, हम नागरिक भी गैर जिम्मेदार हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी है? पराली का धुआं है, लेकिन दिवाली पर जब 2 दिन ईश्वर की कृपा से बहुत साफ थे तो हम सब ने पटाखे चलाए, क्या हम जिम्मेदार हैं? या जो ब्लेम आप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर वो ब्लेम सही है? देखिए, दोनों चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि हम गैर जिम्मेदारान तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा माइंड सेट अभी हमारा माइंड सेट अभी उतना नहीं बदला है। आमतौर पर क्या है कि दिल्ली के लोगों में, मैंने जब ऑड इवन पहली बार लागू किया था तो हमने जिम्मेदारी देखी थी। पूरे दुनिया में लोग कहते थे कि ऑड इवन नहीं सफल हुआ, दिल्ली में सफल हुआ। कैसे सफल हुआ? सरकार के दम पर नहीं, क्योंकि हमारे पास तो पुलिस भी नहीं है दिल्ली सरकार के पास, और हमने बीड़ा ठान लिया ऑड इवन लगाएंगे। लोगों ने कहा कैसे लगाओगे भाई? दिल्ली के लोगों ने फॉलो किया। दिल्ली के लोगों ने, बच्चों ने घर घर में अपनी मम्मी पापा की चाबियां छीन ली, बोले आज नहीं ले जाओगे, आज तुम्हारी गाड़ी का नंबर नहीं। पटाखों के मामले में दिल्ली क्या गैर जिम्मेदार हो गई? पटाखों के मामले में मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में इस साल सामान्य नागरिकों ने 50% से ज्यादा पटाखे नहीं जलाए। दिल्ली में आपको बताऊं, स्कूलों में इको क्लब है, 2000 इको क्लब इस बार काम हम कर रहे थे अंदर 2000 इको क्लब हर स्कूल में, सरकारी और प्राइवेट में। जो बच्चे 5वीं क्लास से ऊपर के हैं उनमें से 70% ने पटाखे नहीं जलाए। कुछ लोगों ने, जो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने जिद की है कि पटाखे हमें चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि अरे यार क्या फर्क पड़ता है एक दिन पटाखे जलाने से। कुछ जो था वो पॉलिटिकल था। मतलब हमारे पास, हमने वो जारी नहीं किया, हमारे पास ऐसे लोगों की वीडियोज है जो लोग पहले 10 पटाखे भी नहीं जलाते थे, इस बार पूरे गली में पटाखे बिछा करके जलाए गए, इंटेंशनली जलाए गए। लेकिन मेरा कहना है कि अगर दिल्ली वाले ठान लेंगे तो ऐसे लोगों का इंटेंशन फेल कर देंगे। आज 50% पे हैं, ये संभव है कल दिल्ली 70% 80% पटाखा जलाना बंद कर दे। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, ऐसा कई लोगों को मन में थोड़ा भ्रम है कि पटाखों से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे, न उस समय बारूद का आविष्कार हुआ था, न तो पटाखों का आविष्कार हुआ था।
दीपावली नाम ही इसलिए है कि दियों से त्योहार बनाया गया। ठीक है, एक बड़ा संदेश दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इस समय दे रहे हैं कि दीपावली का मतलब पटाखे नहीं है, दिए जलाकर भी त्योहार मनाया जा सकता है। गुरमीत जी, पटाखों की खोज ही हुई है 1000 साल पहले। ठीक है, पर गुरमीत जी अब मेरे पास समय क्योंकि सीमित है, नहीं तो सवाल तो ये भी उठता है कि रोक जरूर लगाई जाती है पटाखों पर, पटाखे बनाने क्यों नहीं बंद किए जाते हैं, लेकिन मेरे पास समय सीमित है। गुरमीत जी क्या, बिल्कुल गुरमीत जी क्या पब्लिक को अवेयर करने के लिए, किसानों के अंदर ये जागरूकता लाने के लिए कि भाई पराली जलाने से सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं खराब होगा, खुद आपके लिए भी नुकसान है, क्या इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए पंजाब सरकार कुछ कर रही है, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, उनको बताने के लिए? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਏਡੀਟੀਓ, ਦੂਜੇ ਏਡੀਓ, ਏਈਓ, ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਂਪਸ ਲਾ ਕੇ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਾਵਰੋਲਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਬਰ ਵੀ ਨੀਲਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ 5-4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ भुख मिटाउंदा है, जिहड़ा इस देश लिए अनाज पैदा करके, वो कदे भी बुरा नहीं सोचता। किसान की जो भावना है वो गलत नहीं है, ये बिल्कुल, ये पूरा देश अन्नदाता के साथ खड़ा हुआ है इस मुद्दे पर। गोपाल जी अब कंक्लूड करूंगी, और कंक्लूडिंग क्वेश्चन मेरा यही है कि अभी तक तो हवा चल रही है तो थोड़ी पॉल्यूशन से निजात मिला है, लेकिन अब 23 तारीख के बाद जो मैं देख रही हूँ वेदर फोरकास्ट, उसमें हवा की रफ्तार कम होगी। उधर 15 दिसंबर के बाद हवा की रफ्तार कम होगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, धुआं बढ़ेगा। तो क्या जो आर्टिफिशियल रेन की बात दिल्ली सरकार कर रही है, क्या आने वाले दिनों में आपका प्लान है, और अगर आप करवाने जा रहे हैं तो क्या तारीख मुकर्रर कर ली है आपने? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि आर्टिफिशियल रेन के लिए IIT कानपुर के साथ हम लोगों का संवाद चल रहा है, और हमने उन लोगों से डिटेल जो है प्लान जो है सबमिट करने के लिए बोला है। लेकिन उसमें उसकी सरकार तैयार है, सरकार उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार है। उसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो फाइनेंशियल कंपोनेंट, दूसरा परमिशन का कंपोनेंट है। दिल्ली सरकार फाइनेंशियल जो उसका बजट है उसको बियर करने को तैयार है। जो परमिशन है उसके लिए उनका प्रपोजल आने के बाद जो संबंधित विभाग हैं केंद्र सरकार, क्योंकि देश की राजधानी में करना है, तो उसके लिए उनके साथ हम लोग संवाद करेंगे। और तीसरा जो उसमें फैक्टर है कि 40% मिनिमम वेदर चाहिए। अगर बादल 40% नहीं है तो अभी जो टेक्नोलॉजी IIT कानपुर के पास है वो बादल पैदा नहीं कर सकते। 40% अगर बादल है आसमान में तो उसको जो है वो अलग अलग रसायन के माध्यम से उसको बढ़ा करके और बारिश करा सकते हैं। तो चाहे ऑड इवन हो, चाहे वो कृत्रिम बारिश हो, जो भी जरूरी कदम है उसको उठाने की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, चूंकि आखिरी बात आपने कही है, इस समय अब पराली कुल मिलाकर के 1 हफ्ते का मसला है, 1 हफ्ते में पराली जलना बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आगे जो प्रदूषण का स्तर अगर बढ़ने वाला है उसमें गाड़ियों का पोल्यूशन इस समय सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है डस्ट पोल्यूशन कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। व्हीकल पोल्यूशन जो सबसे मेजर है, उसमें मैं, आप सड़कें बनाते हैं, सारी सड़कें खोद देते हैं, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन नहीं है आपका, वही धुएं के साथ धूल मिलती है। आप दिल्ली की किसी सड़क पर निकल जाइए। मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि देखो, मेरे ख्याल से जीरो पावर की सरकार जितना काम कर रही है, शायद अगर किसी भी और की सरकार होगी तो अब तक भाग गई होती। ठीक है, तो परिस्थितियां अलग है। नहीं, मैं एक अपील करना चाहता हूं दिल्ली के सभी के लोगों से,
आप गाड़ी लेकर के चलते हो, कोई बाहरी गाड़ी लेकर दिल्ली में नहीं चलता। हमने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन खोले गए हैं। मेरा आपसे एक गुजारिश है, अपने काम के लिए आप जाते हो, रेड लाइट पे जो बेवजह आप 2 मिनट का जो आप इंजन चालू रखते हो, उसको हम सब बंद कर सकते हैं। ना पैसे के खर्चा है, ना कोई टेंशन है। और पर डे 10 से 15 रेड लाइट हम क्रॉस करते हैं, यानी आधा घंटा बेवजह लाखों दिल्ली वाले बेवजह का फ्यूल बर्निंग कर रखते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, जो आपके हाथ में उतना जरूर करो। उसके लिए कुछ ही पैसे की जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ आपकी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत होगी हमारे माइंडसेट की। पोल्यूशन बाहर से नहीं आता, पोल्यूशन पैदा करने वाले हम हैं, तो पोल्यूशन को खत्म करने वाला हमें बनना पड़ेगा। आप 1 कदम चलोगे, सरकार अरविंद केजरीवाल 2 कदम चलने को तैयार है। मुझे अभी और कहा हम जा रहा है करेंगे। गोपाल जी कि मेरे पास 2 मिनट और हैं, तो मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी। आपने भारी वाहनों का और जो गाड़ियां पोल्यूशन फैला रही थी उनकी दिल्ली में एंट्री बंद कर दी। आपने अच्छी बात कही, अच्छी योजना भी बनाई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो पाया, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ दावे के साथ कि जब मैं गुड़गांव और दिल्ली बॉर्डर पार कर रही थी तो जो भारी वाहन थे वो अंदर आ रहे थे। अब वो कैसे आ रहे थे ये आप सब जानते हैं, यहाँ बैठे लोग भी जानते हैं। तो क्या दिल्ली सरकार ईगो में है कि साहब हम दिल्ली पुलिस से बात नहीं करेंगे या हम गवर्नर से बात नहीं करेंगे और हम इसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने तो आपको वोट दिया है। सर, ईगो का तो सवाल ही नहीं है, हम तो गिड़गिड़ाते घूम रहे। दिल्ली के अंदर 28 विभाग हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एमसीडी के, पुलिस के। जब पोल्यूशन का स्तर बढ़ा तो हमने मीटिंग बुलाई। 28 के 28 विभाग का एक भी टॉप अधिकारी मीटिंग में नहीं आया। हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है। एलजी साहब के यहाँ भी जाके हमने गिड़गिड़ाया, सारे अधिकारियों से भी हमने अपील की, पुलिस से भी हमने बात की। दिल्ली का कोई छोटा बड़ा महकमा नहीं है जिससे मैं बात नहीं करता हूँ, सबसे बात करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पावर विहीन एक सरकार है। अरविंद केजरीवाल का केवल एक ही ईगो है कि जनता ने हमें चुना है तो हम विपरीत परिस्थितियों में कुछ करेंगे। कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। जितना हो सकता है, जितनी क्षमता है उससे ज्यादा करेंगे। दिल्ली के लोगों के साथ मिल करके करेंगे। और प्रदूषण का स्तर दिल्ली में घट रहा है। एक बात मैं बताना चाहता हूं दिल्ली के लोगों में, 365 दिन दिल्ली के होते हैं। 365 दिन में से 2015 में केवल और केवल 109 दिन थे जब दिल्ली की हवा खराब कैटेगरी से बाहर थी। इस साल का रिकॉर्ड है, केंद्र सरकार का रिकॉर्ड है, इस साल 365 में से 205 दिन साफ हवा दिल्ली को मिल चुकी है। 109 से 205 तक हम पहुंचे हैं पूरे साल में। थोड़ी और मेहनत करो, सब मिलकर के मेहनत करो, 109 का डबल करेंगे। और सर्दियों में जो ये दिक्कत आ रही है, जद्दोजहद जारी है और हम मिलकर इस पे काम करेंगे। और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब मैं जनता के बीच जाती हूँ तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैम, गोपाल राय जी जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम सब यहाँ पर ज़्यादातर उसी क्लास को बिलोंग करते हैं। लेकिन जब आप ऑड इवन की बात करते हैं, एक मिडिल क्लास आदमी ईएमआई देकर एक गाड़ी तो मुश्किल से खरीद पाता है, कैसे वो दफ्तर जाए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये आप मानेंगे कि आप मेट्रो बसें कहते हैं लेकिन उतनी संख्या में नहीं है जितना लोग विदेशों में आसानी से कम्यूट कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये भी गलतफहमी है। आज की डेट में आप चेक करा लो, मेट्रो में जितनी फ्रीक्वेंसी है और बसों की फ्रीक्वेंसी आज भी खाली चल रही है। बस भी खाली चल रही है और मेट्रो भी खाली चल रही है। ऑन रिकॉर्ड में आपके यहाँ कह रहा हूं, आज आप रिपोर्ट मंगा लो, आज भी क्षमता, जितने लोग चल रहे हैं उससे क्षमता से ज्यादा है। देखिए, ये हमारे माइंडसेट की प्रॉब्लम है। आप जिन शहरों की बात कर रही हो, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, ऑड इवन नहीं, उन्होंने गाड़ियां बंद कर दी। बिल्कुल की है, तो हम चाहते हैं दिल्ली में गाड़ियां बंद ना करनी पड़े, इसलिए हमें भी बदलना पड़ेगा, सरकार को भी बदलना पड़ेगा, हवा जरूर बदलेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मंत्रियों का। और फिलहाल दिल्ली की जनता से, एनसीआर की जनता से एक ही अपील दोनों नेताओं की कि पोल्यूशन सिर्फ मेरी आपकी समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है और हमें इससे मिलकर लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जी न्यूज़। Z News.